देखा जब एनडीए के शिल्पकार लाल कृष्ण आडवाणी जी 98 में बनाए थे तो 42 दलों के साथ बना था। तो उस समय किसी ने नहीं कहा कि ये सारे दल इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि भ्रष्टाचार के लिए कार्रवाई हो रही है। आज नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि सारे दल इकट्ठा हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं इसलिए। तो ये तो कोई भी कह सकता है कि साहब आप क्यों इकट्ठा हुए थे इतने दल। और ये भी बात सही है कि आपके 29 साथी निकल गए आपसे इस बीच में, और आप धीरे धीरे अब मेरे ख्याल से 13 के आसपास शामिल हैं। तो एक तो बरगद के पेड़ के नीचे वाली राजनीति है। बीजेपी किसी भी क्षेत्रीय दल या इसके साथ कोई जुड़ा हुआ है उसे बिल्कुल पनपने नहीं देना चाहती। और आप देख ही रहे हैं कि महाराष्ट्र वाली जो घटना दोहराई जाने वाली थी, एकनाथ शिंदे बनते बनते रह गए नीतीश जी हमारे, वरना हमको पता ही है कि किस तरह से डबल सीएम लगा के उनके सिर पे बिठाया हुआ था। तो धीरे धीरे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ना वो भी समझ गई हैं बीजेपी के गेम को कि वास्तव में उनके स्वतंत्र अस्तित्व नहीं चाहती। क्योंकि अगर देखें कि नीतीश जी ने जो यहाँ का घटनाक्रम देखें तो केवल 4 दिन पहले अमित शाह जी वहां जाके बोल के आए थे कि अब क्षेत्रीय पार्टियों का जमाना नहीं रहा। ये बोले, वो भी पटना में जाके बोले, और आपकी सरकार बनी हुई वहां, क्षेत्रीय पार्टी के सहयोग से आपकी सरकार वहां पर है, और आप वहां कह रहे हैं कि अब क्षेत्रीय पार्टियों का जमाना खत्म हो गया, अब एकल पार्टी रहेगी, अब भाजपा रहेगी, और जिसको आना है भाजपा में आ जाए। ये जो खुलेआम आह्वान किया था उन्होंने। तो नीतीश जी तो खैर मौसम के बहुत अच्छे पारखी वैज्ञानिक हैं। उन्होंने तत्काल देखा समझा, और मेरा मानना है कि राजनीति में जो जरूरी था उन्होंने किया। रहा सवाल, इस सबसे ऊपर बात यह है कि जो युवा है धीरे धीरे समझ रहा है। ये वही हुआ जो गमछा लगा के मोदी मोदी चिल्ला रहा था, उस युवा को भी अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि महंगाई की मार क्या है, बेरोजगारी क्या है। ये जो बड़े मुद्दे हैं जिसे आप धर्म की अफीम चटा के काफी समय तक फुला देते हो, या कि कोई पुरुलिया जैसी कोई पुड़िया खुल जाती है पुरुलिया टाइप की इन चुनाव के समय में, और धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण चालू हो जाता है, हिंदुओं में भया दोहन कर देते हैं आप। तो कई आपके पास एक से एक अस्त्र शस्त्र है इसमें। ये तो हम देख ही रहे हैं ठीक चुनाव के पहले क्या क्या करतब होते हैं। पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती है, तो और किसी न किसी तरह से सत्ता हासिल कर लेते हैं। लेकिन इस बार जो है थोड़ा मामला कठिन दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप सबको मैनेज करते जा रहे हो, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है वह भी आपको देखिए थरथराती हुई उसकी बिल्डिंग नजर आती है। हम देख रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, हमको आपको सबको दिखाई दे रहा है, फैसले बता रहे हैं कि सर्वोच्च। और जिस तरीके से आपने देखा कि राफेल का मामला, क्या राफेल का मामला कुछ भी नहीं था? अरे बच्चे को दिखाई दे रहा है, राफेल का मामला इतना बड़ा मामला है। और मैं आज मेरी बात को आप लोग याद रखें, रिकॉर्ड कर लें, ये जरूर मामला एक दिन खुलेगा, जरूर ये सामने आएंगी सारी चीजें। आज नहीं खुल रहा है लेकिन एक दिन जरूर खुलेगा। तो रक्षा की अगर बात करें, जहां आप कोचीन गए थे तो आपके मेरा मानना है कि वहां भ्रष्टाचार की तो कोई बात करने वाली बात ही नहीं थी। सीधी सीधी बात है कि आप केवल और केवल वंशवाद या कांग्रेस को कोस के या भ्रष्टाचार को कोस के अब चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आपको सर ये होना चाहिए तो विपक्ष में थे तब बोलते तो समझ में आता चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे थे हमारे जो पूर्व वक्ता, इनको रिपोर्ट कार्ड अब पब्लिक मांगने वाली है, मांग रही है कि साहब आपने क्या किया 8 साल में। सारे वादे ना, किसानों के मुद्दे पे देख लीजिए, किसानों को इन्होंने कितने हर मोर्चे पे कहा कि भाई आय दुगनी कर देंगे, आय दुगनी कर देंगे। आय दुगनी छोड़िए, कर्जा दुगना हो गया, घाटा दुगना हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया, 16% से गेहूं का प्रोडक्शन कम हो गया। निर्यात की आप कहते थे भंडार भरे हमारे, सरप्लस है, और अब आपको निर्यात पे बैन करना पड़ा। तो आप जो भी कह रहे हो सब उल्टा हो रहा है। दलहन की बात कर रहे थे आप, दलहन खरीदा नहीं, अब दलहन आपको इंपोर्ट करने की स्थिति आ गई। तो आप हर मोर्चे पे तो फेल हो रहे हैं। और आप भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कर रहे हैं तो लड़िए ना, किसने मना किया है सर आपको? व्यापक घोटाला भी बड़ी अच्छी एक बहन जी कह रही थी,
आप मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला देख लीजिए, जो भी उससे जुड़ा था सब मरते जा रहा है। अजीब सी, मतलब जो चंद्रकांता संतति का तिलिस्म जिसने पढ़ा होगा वह भी इसके सामने फेल है, व्यापम के सामने। सर, जो छुआ सो कोढ़ी हुआ, मतलब लोग मरते जा रहे हैं, कत्ल होते जा रहा है, चश्मदीद गवाह मरते जा रहे हैं। अजब किस्सा है। और वहां ईडी जो है, ईडी को कुछ दिखाई नहीं देता साहब, सीबीआई को दिखाई नहीं देता, इतने बड़े बड़े घोटाले पड़े हुए हैं। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 40,000 करोड़ का नागरिक आपूर्ति घोटाला हुआ, बड़े 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 लोगों के नाम आए, हम सब ने देखा, सुना, पढ़ा, लेकिन आज सब लपेट के रख दिया गया, कहीं को समझ में नहीं आता। तो भ्रष्टाचार पे आप कार्यवाही करो, लेकिन सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, इस तरह से सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। ईडी जिस तरह सिलेक्टिव है, सीबीआई जिस तरह सिलेक्टिव है, एनआईए जिस तरह से सिलेक्टिव है, बड़ी बड़ी संस्थाएं जिनकी इतनी साख थी सर, इस देश में साख थी इन संस्थाओं की, आप सबके साख को जीरो कर दिए। बताइए, आप इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको आप अपने दरबार में बुलाते हो, आप इलेक्शन कमिश्नर को, तीनों को अगर आप अपने दरबार में बुलाते हो तो आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि निष्पक्ष इलेक्शन करा पाएंगे? बताइए आप। निष्पक्ष इलेक्शन एक बड़ा मुद्दा होगा सर। मैं इस बात से खत्म करूंगा कि जो बहुमत आपने कहा, सब जगह बहुमत आ गया, मुझे हमेशा लगता है देयर इज समथिंग ब्लैक इन द बॉटम। अभी भी इस चुनाव प्रणाली में कुछ अवश्य खामियां हैं। मैं बार बार इशारा करता हूं कि जो वोट, जो हमारे आपका जो ईवीएम है, इस पे मैं चाहता हूं सारी पार्टियां मिलकर इस पे फिर से देखें कि क्या ये पूरी तरह से निरापद और पूरी तरह से निष्कलंक है। क्योंकि अगर यह प्रदूषित है तो लोकतंत्र प्रदूषित है, और 1% भी अगर इसमें संभावना है तो यह बदला जाना चाहिए। वरना आप कुछ भी कर लीजिए, साम दाम दंड भेद, ये सत्ता पे इनके जो दांत इन्होंने जमा दिया है एक बार, ये छोड़ने वाले नहीं। अंतिम बिल्कुल चुनाव सही होगा। कह रहे हैं। ईवीएम पे ही मैं भी आने वाला था, क्योंकि बातें बहुत होती हैं, कहाँ क्या होगा, कौन कितना मजबूत है, कौन कितना कमज़ोर। लेकिन 2019 का चुनाव और उसके बाद लोग जितने राज्य के जो चुनाव हुए, यानी विधानसभा के जो चुनाव हुए, उन चुनावों के बाद क्या कारण है नीलू जी, थोड़ा सा ये मीनू जी माफ़ करें, मीनू जी ये समझना चाहूँगा कि क्या कारण है कि जो राजनीतिक दल हैं वो काउंटिंग से पहले ईवीएम की बात करते हैं। काउंटिंग से पहले ईवीएम जहां रखा हुआ है, वहां स्ट्रांग रूम जो जिसे कहते हैं, वहां जा कर के पहरेदारी करते हैं। हमने देखा छत्तीसगढ़ में भी, हमने देखा दूसरे राज्यों में भी पहरेदारी होती रही। लेकिन ईवीएम की पहरेदारी चुनाव से पहले क्यों नहीं? ईवीएम पर अभी कहा जा रहा है कि 19 लाख